तो बच्चों स्टार्ट करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। तो हेडिंग डालो, सबसे पहला पॉइंट रेस्ट एंड मोशन। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये कैसे बताओगे? सिंपल सी बात, अगर मैंने कहा कि मार्कर है रेस्ट में है, ठीक है, तो तुम इसको इस तरीके से देख रहे हो और तुम्हारे अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो ये तुम्हारे लिए क्या है? रेस्ट में। सडनली अगर ये मोशन में आ जाए, इस तरीके से ये अपनी पोजीशन चेंज करने लग जाए, तो क्या कह दोगे कि मार्कर तुम्हारे लिए किस में आ गया? मोशन में। तो क्या तुम ये कह सकते हो अगर तुम्हारे लिए मार्कर रेस्ट में है तो हर किसी के लिए वो रेस्ट में हो? नो। वाई? रेस्ट एंड मोशन को फिजिक्स में जो डिफाइन किया गया है वो किया गया पोजीशन के चेंज होने से। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, क्या बोला मैंने बेटा? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। मान लो कि मार्कर तो इधर है लेकिन मैं चेंज हो रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने आप को नहीं मानूंगा मोशन में, मैं देखूंगा कि मार्कर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मी, तो मैं कहूंगा कि मार्कर किस में है? मोशन में। लेकिन यही मार्कर तुम्हारे लिए किस में था? रेस्ट में। ठीक है, मार्कर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये मार्कर किस में है? रेस्ट में। अगर किसी अनदर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगर ये मार्कर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, कैसे? वो खुद चल रहा होगा, वो अपनी खुद की पोजीशन चेंज कर रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग मार्कर की पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो बंदा क्या बोलेगा कि मार्कर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसलिए मार्कर मेरे लिए तो मोशन में है लेकिन ऑब्जर्वर वन के लिए वो किस में था? रेस्ट में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, ये कैसे बताया जाएगा? ये ऑब्जर्वर के बेस पे बताया जाएगा कि बात ये है कि वो रेस्ट एंड मोशन किसके बारे में बात हो रही है। बिना ऑब्जर्वर के मैं किसी को नहीं बता सकता कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। दैट्स इट। यानी ये कह सकते हैं अगर किसी ऑब्जर्वर के लिए एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो जरूर उसी टाइम पे किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट किस में हो जाए? मोशन में। इसलिए हम कहते हैं देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन। इज इट क्लियर? चलो, जैसे मैं बात करता हूं, इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है और वहां पे एक बस खड़ी है, और वो बस v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है मोशन से। ठीक है, v वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रही है। यहां पे मैं ऑब्जर्वर ले लेता हूं, जिसका नाम है a, और यहां पे दो ऑब्जर्वर ले लेता हूं बस के अंदर, जिसका नाम है b एंड c। अगर मैं बात करूं b रेस्ट में है या मोशन में है, क्वेश्चन ये होता है कि किसके रिस्पेक्ट में। अगर मैं b की कंडीशन पूछूं कि वो रेस्ट में है कि मोशन में है, तो पूछा जाएगा कि किसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि a के लिए बस आगे जा रही है तो बस के अंदर ही b बैठा हुआ है, तो b भी उसी वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, यानी b किस में हो गया? मोशन में विद रेस्पेक्ट टू a। और अगर b की कंडीशन अगर c से पूछी जाए, क्योंकि दोनों ही बस के अंदर है, दोनों ही आमने सामने में खड़े हैं, तो c के रेस्पेक्ट में b की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो c क्या बोलेगा कि b इज एट रेस्ट। इज इट क्लियर? तो b किसी के लिए तो मोशन में है और किसी के लिए वो किस में हो गया? रेस्ट में। तो डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा कि मोशन में होगा। ठीक है, इसको मेरे लिख लेता हूं यहां पे, b इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू c, b इज इन मोशन with respect to a।
तो बच्चों नोट कर लो इसको। तो बच्चों क्लियर है कि किस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहेंगे, किस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे। एक ही ऑब्जेक्ट किसी के रेस्ट में हो सकता है और एक ही ऑब्जेक्ट किसी टाइम पे किसी के लिए मोशन में हो सकता है। इसलिए हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट बोल सकते हैं ना ही एब्सोल्यूट मोशन। मतलब क्या है एब्सोल्यूट का मतलब? एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि मैंने कह दिया कि मार्कर रेस्ट में है, तो इस ब्रह्मांड में हर किसी के लिए वो मार्कर किसमें हो? रेस्ट में। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट बोल सकते हैं ना ही एब्सोल्यूट मोशन बोल सकते हैं। क्लियर है? तो बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो रेक्टिलिनियर मोशन है, यानी काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन को हमने एक और चीज लिखी थी, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन या उसको हम बोलते हैं 1D मोशन। 1D मोशन 3 डायमेंशन होते हैं, तो 1D मोशन भी हो सकता है, 2D मोशन भी हो सकता है एंड 3D मोशन भी हो सकता है। थोड़ा ऊपर से ओवरव्यू ले लेते हैं इसका 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन का। तो बेटा 1D मोशन जनरली स्ट्रेट लाइन मोशन को बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन को। अब कई बार डाउट ये आ जाता है कि मान लो कि हमने यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम बना दिया, ये एक्स और ये वाई, और कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से जा रहा है, तो इसमें देखो दोनों डायमेंशन चेंज हो रही है, एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है। अब है तो स्ट्रेट लाइन लेकिन दोनों डायमेंशन चेंज हो रही है, क्या ये 1D मोशन कहूँगा? अगर इसको 1D मोशन नहीं कहूँगा तो फिर स्ट्रेट लाइन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन जनरली 1D होता है। क्यों? क्योंकि हम ये जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है ये अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर मैंने कहा कि तुम्हारे लिए अगर ये मोशन में है इस तरीके से, तुम अगर एक्स और वाई को इस तरीके से कंसीडर करो, ये वाई एंड एक्स, तो इस कार्टेशियन के सिस्टम के अकॉर्डिंग ये 1D मोशन हो गया और स्ट्रेट लाइन मोशन भी है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब 1D मोशन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि किसी की वेलोसिटी अगर ये है v इक्वल टू है 2ik प्लस 3jk, तो क्या ये 1D मोशन है? यस, स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन को ही 1D मोशन बोला जाता है, लेकिन ये आई के वो जे के इस कार्टेशियन के अकॉर्डिंग था, ब्लैक वाले के अकॉर्डिंग। अगर रेड वाला कार्टेशियन सिस्टम बना दूं तो उसके अकॉर्डिंग तो 1 डायमेंशन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो याद रखना, इसको कभी भी 2D मोशन मत बोल देना, ये 2D मोशन नहीं है, 2D मोशन नहीं है। ये भी इसको क्या बोला जाएगा? ये भी 1D मोशन है। क्योंकि ये क्यों 1D मोशन है? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो इसको नोट कर लो। तो चलो बच्चों कुछ चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन में, जो हमारे काम आने वाली है आगे जाके। तो सबसे पहला पॉइंट अपना वो है पोजीशन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो अपना क्या है? पोजीशन। क्योंकि हमने चैप्टर का जो मोशन और रेस्ट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो पोजीशन से ही पढ़ी थी। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कैसे बता पाएंगे कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बात यह थी व्हाट इज पोजीशन। ठीक है, देखो हम एक कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं कोई, उस कार्टेशियन सिस्टम में एक ऑब्जर्वर को बिठा देते हैं। उस कार्टेशियन सिस्टम मान लो कि एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्वर हमेशा हम कहाँ पे बिठाते हैं? उसको ओरिजिन पे। ठीक है, और एक पॉइंट है पी जिसकी हमें पोजीशन बतानी है कि वो किस पोजीशन में। पोजीशन का सिंपल मतलब होता है एड्रेस। फिजिक्स में जो पोजीशन है वो सिंपल लैंग्वेज, अगर हम अपनी भाईचारे लैंग्वेज में बात करें, अपनी लैंग्वेज में बात करें, तो वो क्या होता है? एड्रेस। एड्रेस मीन्स कि ऑब्जर्वर से कोई पूछ रहा है कि पी की पोजीशन क्या है, तो वो क्या बोलेगा? वो सामने रहा पी, वो सामने रहा पी, तो उसको बोला जाता है पोजीशन। और उसको वेक्टर के फॉर्म में बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर। यानी आर वेक्टर को क्या बोला जाएगा? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर यानी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो पी कहां पर है। मैंने कहा ये पी ये रहा, तो ये जो हाथ की डायरेक्शन है ये पोजीशन वेक्टर है। लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। मान लो कि बीच में कोई दीवार आ रही है, कुछ आ रहा है, तो हम कैसे बता देंगे कि वो उधर है? तो वो क्या बोलेगा? बेटा तुम एक्स डायरेक्शन में जाओ, एक्स, और फिर वाई डायरेक्शन में चल जाओ, वाई, तो तुम किसके पास पहुंच जाओगे? पी के पास।
तो वो क्या हो गया उसका एड्रेस। तो इसका पी की अगर एक्चुअल लोकेशन पूछी, जैसे घर का मकान नंबर होता है A23 A53, वैसे ही इस पी का भी अपनी पोजीशन का नंबर होगा। वो पोजीशन का नंबर किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, ये वाई कोऑर्डिनेट होंगे, तो इस हिसाब से मैं कह दूंगा पी के जो पोजीशन होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स कोमा वाई होंगे। ठीक है। और अगर हमें क्या निकालना है कि एक्स डायरेक्शन में गया एक्स मैग्नीट्यूड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वेक्टर, जिसको मैं एक्स आई केप लिखूंगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ वाई वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं वाई जे के, आई केप जे के क्या है यहाँ पे यूनिट वेक्टर। ठीक है। अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से मैं क्या लिख सकता हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो बाकी की दो साइड उसके कंटिन्यूस डायरेक्शन में ले लो, तो क्या हो जाएगा उसका आर वेक्टर आ जाएगा एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। तो एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं एड्रेस के फॉर्म में या एड्रेस के पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। अगर मैं इसको आई के जे के में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के। ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है तो उसके पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं, जो कि किसके रेस्पेक्ट में होता है, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या ओरिजिन। ओरिजिन पे हम किसको बिठाते थे, ऑब्जर्वर पे। ठीक है, इसको नोट करो। तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास दो पॉइंट है ए एंड बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ये ए, और एक बी हो गया यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर मैं ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो ये होगा आर ए वेक्टर, यानी आर ए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा आर बी पोजीशन वेक्टर। इज इट क्लियर। चलो अब यहाँ पे अगर मैं पोजीशन वेक्टर को लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखूंगा, आर ए को, आर ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 आई के प्लस y1 जे के। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर का आर बी वेक्टर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, x2 आई के प्लस y2 जे के। तो इस तरीके से हम पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को, अगर उस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स पता हो तो। ठीक है, इसको नोट करो। तो चलो एक नया पॉइंट ले लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे था एक पोजीशन पे, मैं चल के वापस चल के यहाँ से आके मैं उतना पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के यहाँ पे आके बैठ गया, यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो तुम क्या बोलोगे कि मैंने अगर तुमसे पूछा कि मैं कितना डिस्टेंस चला, वो जो पूरा पाथ लेंथ था उस पाथ लेंथ को तुम मेजर करोगे, बोलोगे कि तुम इतना डिस्टेंस चलो। लेकिन मेरी इनिशियल पोजीशन ये थी और मैं फाइनल पोजीशन यहाँ पे आके रुक गया, तो मैं डिस्प्लेस कितना हुआ, यहाँ से इनिशियल से फाइनल कितना डिस्प्लेस हुआ, जो स्ट्रेट लाइन देखी जाएगी, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस देखी जाएगी वो कैसी होगी, वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे कोई पार्टिकल था और चलते 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 इस तरीके से यहाँ पे बी पे पहुंच गया। ठीक है, इस पाथ से चला। दूसरा पार्टिकल था वो यहाँ से चल के यहाँ से चला है। ठीक है, तो इस तरीके से ए पे बैठा हुआ पार्टिकल एक पाथ ये पकड़ता है, एक पाथ ये पकड़ता है, तो दोनों का पाथ लेंथ अलग अलग होगा, तो एक्चुअल में दोनों अलग अलग डिस्टेंस कवर किए। लेकिन अगर मैं दोनों के लिए पूछूं कि ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी ए जहां पे था उसकी इनिशियल पोजीशन थी, जहां पे चल के वो बी पोजीशन में चल गया वो उसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी, तो ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यानी तो ए पोजीशन से बी पोजीशन वो कितना डिस्प्लेस हो गया, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या बताएगा उसका, डिस्प्लेसमेंट। चाहे वो पाथ ए से चले चाहे पाथ बी से चले, दोनों का पाथ लेंथ अलग है लेकिन दोनों ही कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम। क्यों, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है। ठीक है, तो इस पाथ लेंथ को हम आगे जाके हम बोलने वाले हैं, पाथ लेंथ को आगे हम जाके बोलने वाले हैं डिस्टेंस
चाहो तो यहीं पे हम हेडिंग डाल देते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ताकि दोनों कवर हो जाएंगे। तो जो पाथ लेंथ चला है वो कितना एक्चुअल पाथ लेंथ कवर किया है, तो उस पाथ लेंथ का नाम क्या होगा, डिस्टेंस। लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की अगर डेफिनेशन बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन and the shortest distance between initial position and final position is called displacement. Is it clear? Okay, यहाँ पे नोट कर लो। तो चलो जो अब आगे बढ़ते हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लिए कि वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है वो होता है डिस्टेंस। अगर मैं तुमसे बात करूं, कुछ पॉइंट्स हैं इसके। पहला पॉइंट, दोनों की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो क्या है, मीटर। एंड सीजीएस यूनिट की बात करूं तो वो है सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि दोनों है तो लेंथ ही, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसा हो सकता है, पॉजिटिव, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण जो पाथ लेंथ, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट एक पूरा चक्कर लगा के वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह हो जाएंगे तो दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करूं तो वो नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि वो पाथ लेंथ है। ठीक है, चलो मान लो कि कोई पार्टिकल है ए से लेके कोई बी तक गया, तो मैं उसको क्या करूंगा कि उसको जो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो उसको लिखूंगा, अगर मैं ए टू बी लिखना चाहता हूं तो उसको लिख रहा हूं एक्स वेक्टर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में जा रहा है। अगर कोई पार्टिकल बी से ए आ रहा है, कहां से आ रहा है, बी से ए, तो उस कंडीशन में बी ए वेक्टर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ एक्स वेक्टर। अब माइनस साइन क्या बता रहा है, या ऐसे बोले जाए माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। यानी क्या बता रहा है, जब ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है और जब ऑब्जेक्ट बी से आ रहा है, दोनों का पाथ लेंथ तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेम है, लेकिन वो डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन को कौन बता रहा है, नेगेटिव साइन। क्लियर है? ओके, एक चीज और लिख लो यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया क्या, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस की बात करता हूं यहाँ पे, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि जो पाथ लेंथ चल रहा है वो हमेशा इंक्रीज होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, भले वो चल के वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, वो पाथ लेंथ हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, वो कभी भी कम नहीं होगा। इसलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वो हमेशा इंक्रीज होता रहता है, इसलिए वो हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं होता। क्लियर है? चलो यहाँ तक नोट करो। चलो नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो कि ए से बी जा रहा है, ये इस पाथ के अकॉर्डिंग जा रहा है, और ए से बी गया तो उसने अपना डिस्टेंस कवर किया। और कोई ऑब्जेक्ट सीधा, अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या होगा, ये होगा। तो अगर इस कंडीशन में बात करूं, क्या डिस्प्लेसमेंट
यानी उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, क्या पता उसका डायरेक्शन नेगेटिव ले रखा हो। डी यानी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, यानी शॉर्टेड डिस्टेंस का जो लेंथ है, क्या वो इस कंडीशन में लेस देन है डिस्टेंस है? यस। क्या हमेशा लेस देन होगा? नहीं, बराबर भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी सीधा ही गया, ये इसकी पाथ लेंथ हो जाएगी, पाथ, ये इसका पाथ लेंथ था, पाथ लेंथ यानी वो गया इसी से। तो क्या इस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू गया डिस्टेंस? यस। क्या डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? बराबर हो गया, डिस्टेंस ग्रेटर देन हो गया। क्या लेस देन हो सकता है? नहीं। डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड पोजीशन फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम दूरी है, वो मिनिमम दूरी तो डिस्प्लेसमेंट है, तो इससे मिनिमम दूरी पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इसलिए हम क्या ले सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। और दूसरी चीज क्या ले सकते हैं अगर मैं लिखना चाहूं तो? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। और तीसरी चीज क्या ले सकते हैं अगर लिखना चाहें तो? डिस्टेंस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी डिस्टेंस इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकता है डिस्टेंस के, डिस्टेंस ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो ये रेशियो हमेशा क्या आएगा? लेस देन और इक्वल टू 1। डिस्टेंस क्योंकि इक्वल टू है या उससे ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट से, तो ये रेशियो क्या आएगा? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट नोट कर। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलो इसको कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी इसको समझ लेते हैं। मान लो कि मेरे पास दो पोजीशन है, एक तो ए पोजीशन है और एक बी पोजीशन है। कोई पार्टिकल पहले किस पे था? चलो इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। कोई पार्टिकल पहले ए पे था जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे? x1, y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2, y2। ठीक है। मान लो कि कोई पार्टिकल ए पे था और वो चलते 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 इस तरीके से चलते 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 बी पे पहुंच गया। तो ये एक्चुअल में जो पाथ लेंथ कवर किया वो डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी मैं कह सकता हूं ये ए बी वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे ये ए बी वेक्टर निकालना है x1 y1 x2 y2 के फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? हम वेक्टर का थोड़ा हेल्प लेंगे। तो जैसे कि पोजीशन ए है तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? r1 पोजीशन वेक्टर और एक होगा r2 पोजीशन वेक्टर। ठीक है। अब अगर मैं इसको नाम दे देता हूं ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी में वेक्टर लॉ लगाते हैं तो क्या लगाएंगे? ये इसकी डायरेक्शन ये है, तो क्या मैं ये ले सकता हूं ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से? r1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं आगे? यानी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं r1 r2 की वैल्यू पुट कर दूं, जो कि क्या थी हमें बता दो जल्दी से बेटा। r1 वेक्टर की वैल्यू क्या थी? अगर मैं लिखना चाहूंगा कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो x1 i के प्लस y1 j के, और r2 वेक्टर क्या है? x2 i के प्लस y2 j के। ठीक है, तो अगर मैं r2 माइनस r1 करूं तो x से x माइनस i से i माइनस करूंगा, j से j माइनस करूंगा, तो क्या आएगा? x2 माइनस x1
आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के, जिसको मैं ए बी वेक्टर लिख लेता हूं। ठीक है, तो यानी ए बी वेक्टर को क्या ले सकते हैं, डेल्टा एक्स आई के, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल है, प्लस डेल्टा वाई जे के। अगर मैं ए बी वेक्टर को ये भी तो ले सकता हूं, डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर यानी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये हमारा ए बी आ गया, ए बी वेक्टर आ गया, जो कि क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया। अभी तक तो हवा में बातें चल रही थी, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से किसी कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने पोजीशन वेक्टर से हमने क्या निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, इस पोजीशन से कहां आ गया, इस पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मैं डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो एक और डेफिनेशन मिल गई हमें डिस्प्लेसमेंट की, शॉर्टर डिस्टेंस तो था ही सही, लेकिन हमें एक और डेफिनेशन मिल गई डिस्प्लेसमेंट की, जो कि क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो बेटा। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े अच्छे लेवल पे भी क्वेश्चंस करेंगे इसके। हालांकि अच्छे लेवल पे इतना भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को इसमें भी डाउट आ जाते हैं, डायरेक्शन के बेस में, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, इस तरीके कुछ क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम सिंपल तरीके से यहाँ पे हम वेक्टर के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपल वे में हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो देखना ना भूले। थैंक यू।